हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला जो चैप्टर है उसमें जीटीयू ने दो क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनेशन में। तो आज मैं वो दोनों क्वेश्चंस ले रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में समर 2019 की जो एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने वहां से इमेज के तौर पर लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, it is required to produce ice from 36 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। सी लिखना रह गया है जीटीयू के एग्जामिनेशन में क्योंकि ये इमेज है। तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे हम मान के चलेंगे, वो पढ़ लेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइस फ्रॉम 36 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। द कैपेसिटी ऑफ द आइस प्लांट, टी भी रह गया है प्रिंटिंग में, प्लांट इज 6 टन and specific heat of the water is 4.18 kilojoule per kg Kelvin. Determine the amount of ice produced in 3 hours. 3 घंटे में कितना आइस प्रोड्यूस होगा, मास कितना होगा उसका, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डेटा नोट कर देता हूं। प्रॉब्लम में जो डेटा दिया है जीटीयू की एग्जामिनेशन में वो पहले डेटा में नोट कर देता हूं। डेटा इस प्रकार है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइस फ्रॉम 36 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। तो हमें जो वाटर दिया है वो 36 डिग्री पर है, मींस इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है। तो पहले मैं लिख देता हूं डेटा गिवन। डेटा में कौन सी चीज दी है, डेटा गिवन। और डेटा गिवन में हम लिखेंगे पहले टेम्परेचर दिया है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वाटर का वो है T1 इज इक्वल टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे ये वाटर का टेम्परेचर है और वाटर में से हमें आइस कन्वर्ट करना है। तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो हमें हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो वाटर में से पहले सेंसिबल हीट रिमूव करेंगे तो 36 वाला टेम्परेचर 0 पर आएगा और फिर 0 पर वाटर का कन्वर्जन होगा आइस में। तो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ये दो प्रकार की हीट रिमूव होगी, वो बाद में देखते हैं। लेकिन इनिशियल टेम्परेचर दिया है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। द कैपेसिटी ऑफ द आइस प्लांट इज 6 टन। आइस प्लांट की जो कैपेसिटी है, तो अगर ये T1 है तो मैं T2 भी साथ में लिख देता हूं। मुझे जो T2 चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आइस बनाने के लिए। अभी जो कैपेसिटी ऑफ द आइस प्लांट इज 6 टन। तो 6 टन की कैपेसिटी है, मीन्स वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उसको कह सकते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज गिवन टू अस और वो है 6 टन। तो उसको मैं कह देता हूं Q2 इज इक्वल टू 6 टन दिया है। और 6 टन हमने टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन देख लिया है। तो वो 6 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 तो वो मिलेगा मुझे 21 किलोवाट। 21 किलोवाट, 21 किलोवाट कहे या 21 किलो जूल पर सेकंड। इट इज किलो जूल पर सेकंड। पर सेकंड मुझे क्यों लिखना पड़ा वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि इस डेटा में दिया है प्रॉब्लम में कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड इन 3 आवर्स। तो ये जो है आइस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो 3 घंटे के लिए हम चलाते हैं। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन 4.18। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है वो है CP, वो 4.18 है। 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। इतनी बातें दी है। अभी ये हम यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि 21 किलो जूल हीट रिमूव होती है 1 सेकंड में। हम आइस प्लांट चलाते हैं 3 घंटे के लिए। तो जो हीट रिमूव होगी वो कितनी होगी? तो हीट रिमूव्ड बाय द प्लांट इन 3 आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। हीट रिमूव्ड बाय प्लांट, आइस प्लांट इन 3 आवर्स
तो होगा क्या, 21 किलो जूल पर सेकंड, लेकिन 3 आवर्स मीन्स 21 इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 आवर्स को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मिनट, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेकंड। तो ऐसा कैलकुलेशन हुआ, 21 इंटू 3, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स में। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो, लेट मी कैलकुलेट इट, 21 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, और वो आंसर आता है 226,800 किलो जूल। इतनी हीट रिमूव होगी आइस बनाने के लिए, वाटर में से इतनी हीट रिमूव होगी प्लांट में। तो ये नंबर 1 में दे देता हूं, दिस इज नंबर 1। अभी आगे बात करते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो हम हीट रिमूव करते हैं वो 2 स्टेज में है। हीट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, हीट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, वाटर कितने पर है, एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, 2 पार्ट में हीट रिमूव होगी, पहले सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, प्लस लेटेंट हीट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेंसिबल हीट मीन्स 36 से 0 तक आने के लिए कहां से टेम्परेचर आएगा, 36 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर ही रहेगा, लेकिन ये सेंसिबल हीट रिमूव होगी। और लेटेंट हीट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, ये लेटेंट हीट होगी। यहां टेम्परेचर चेंज होगा, फेज वही रहेगा, यहां फेज चेंज होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इस तरह का इक्वेशन हम रख सकते हैं। अभी सेंसिबल हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका तो इक्वेशन है mCp डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स T1 माइनस T2 ये, और लेटेंट हीट मीन्स मास प्लस, सॉरी ये प्लस मास और लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे लेटेंट हीट ऑफ आइस से, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और वो मल्टीप्लाई होगा कितना मास है। एक्चुअली हमें मास कैलकुलेट करना, तो मास अननोन है, तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया है m इज इक्वल टू, यहां m Cp तो हमें दिया है 4.18, तो m मल्टीप्लाइड बाय 4.18, T1 माइनस T2 मीन्स 36 माइनस 0, प्लस यहां m अननोन है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। अगर आपको याद हो तो रेफ्रिजरेशन की शुरुआत में हमने देखा था 335, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है, 335 किलो जूल पर केजी। तो यहां मैं लिख सकता हूं 335 किलो जूल पर केजी। तो पर केजी मीन्स यहां m है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये दोनों को एडिशन करते हैं, तो 4.1 इंटू 18 इंटू 36, और उसके साथ जुड़ा है m, यहां भी m जुड़ा है, तो दोनों का एडिशन करते तो वो आंसर मिलता है 485.48 m, और ये मेरे लिए पार्ट 2 आया 1 and 2। अभी स्टूडेंट समझने की बात है कि प्लांट में से जो हीट रिमूव हुई वो इतनी, नंबर 1, और हम हीट को अगर बाइफरकेट करके कैलकुलेट करते तो कितनी हीट रिमूव हुई, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो इतने। ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और दोनों को जब हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा m की। तो 1 इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, और 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे आप तो 1 कितना है, ये 226,800 इज इक्वल टू 485.48 m, और इस पर से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि m एक साइड रखे और बाकी का पार्ट दूसरी साइड ट्रांसफर कर दे। तो m इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं,
226800 डिवाइडेड बाय 485.48, तो आंसर मिलता है m इज इक्वल टू 467.16 kg। तो ये हमारा आंसर रहेगा, m इज इक्वल टू दिस मच 467.16। क्वेश्चन वही था कि हमारा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम में दिया था, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइस फ्रॉम दिस, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस, कितना आइस आपने प्रोड्यूस किया, तो इतना केजी आइस प्रोडक्शन होगा 3 घंटे में आइस प्लांट में, 467.16 केजी। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। तो स्टूडेंट्स, G2 की वही एग्जामिनेशन समर 2019 की एग्जामिनेशन में दूसरा क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चैप्टर का इस प्रकार है। प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 month फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। COP ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट इज 5, COP 5 दिया है। कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर इज 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स आर 8 एंड ऑल एयर कंडीशनर्स रन फॉर 4 hours पर डे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी में दिया गया है, तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेकंड क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है G2 के एग्जाम में वो लिख लेते हैं, डेटा गिवन, और साथ में समझते भी हैं क्या क्या डेटा है और उसका मीनिंग क्या होता है। डेटा गिवन, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 month फॉर फॉलोइंग कंडीशन। 1 month टाइम दिया है 1 महीने का, और एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है, मीन्स हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की वो फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। COP ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट इज 5, मीन्स यहां COP दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 5। कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर इज 2 टन, जो AC हम चलाते हैं वो 2 टन का है, मीन्स उसको हम कहेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू 2 टन्स। एंड नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स आर 8। ऐसे कितने एयर कंडीशनर्स है? 8। नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स आर 8, मीन्स 8 AC, हर एक AC 2 टन का है, तो वैसे 8 AC हम चलाते हैं। कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर आ गया, नंबर ऑफ एयर कंडीशनर आ गया। ऑल एयर कंडीशनर्स रन फॉर 4 hours पर डे, हर रोज 4 घंटे AC चलते हैं, मीन्स जो कंजप्शन का टाइम है 4 hours पर डे। मीन्स कोई ऑफिस होगी जहां ये ऑफिस 4 घंटे चलती है, ऐसा मान लो, तो एक दिन में 4 घंटे का कंजप्शन है। वैसे 8 AC फिट किए गए हैं और हर एक AC 2 टन का है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी, परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हमें दे दिया है। तो 1 महीने के अंदर कितने यूनिट का बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा कैलकुलेट करना है। यूनिट मीन्स kWh, तो कितने यूनिट्स का कंजप्शन होगा वो हमें एस्टिमेट करना है। तो शुरुआत करते हैं। पहले COP दिया है 5, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दी है 2 टन। तो मैं शुरुआत करता हूं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू 2 टन, और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3.5, क्योंकि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। तो 2 इंटू 3.5 मीन्स 7 किलोवाट। एक AC 2 टन का है, तो उसका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ Q2 इज 7 किलोवाट, और वैसे 8 AC है। तो कुल मिला के मुझे कैलकुलेट करना है Q2 कितना हुआ, तो 7 किलोवाट एक AC का, तो वैसे 8 AC है, तो टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरेट हुई वो कितनी हुई? 56 किलोवाट। 56 किलोवाट, ये पहला। अभी किलोवाट के साथ जब H जुड़ जाता है तो हमें kWh मिलेगा। kWh मीन्स यूनिट कंजप्शन। तो हम इक्वेशन कैसा लगाएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास है क्योंकि शुरुआत में देखा था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरेटेड
डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W। अभी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो 5 है, Q2 हमने कैलकुलेट किया 56, तो अननोन पैरामीटर है W। 5 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय W, तो मुझे W मिल जाएगा। W मीन्स वर्क सप्लाइड, जो कॉम्प्रेसर्स को हम वर्क सप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो कितना वर्क कंजप्शन हुआ वो हमें मिल जाएगा। तो W इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 5, तो 56 का डबल 112 मीन्स 11.2 किलोवाट। 11.2 किलोवाट इतना पावर कंजप्शन होगा W इज इक्वल टू। लेकिन हमें तो पूरे एक महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, तो वर्क सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो पहले तो W वर्क सप्लाइड कितना है, W मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स पर डे, ऐसा कैलकुलेशन होगा। तो W तो हमें दिया है 11.2, नंबर ऑफ डेज एक महीने में 30 कैलकुलेट करते हैं, और आवर्स पर डे 4 घंटा, तो 30 इंटू 4 इंटू 11.2। तो ये कैलकुलेट मैं करता हूं जब कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आता है 1344, और 1344 kWh मीन्स इतने यूनिट्स का कंजप्शन हुआ, kWh, क्योंकि फाइनली ये जो डेज थे वो आवर्स में कन्वर्ट हो गए। ये तो kW था और ये H, तो kWh मीन्स यूनिट, तो 1344 यूनिट का कंजप्शन होगा जो ऑफिस में हम ये 8 AC यूज करते हैं वहां। तो ये दूसरा क्वेश्चन था GTU की एग्जामिनेशन में। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, GTU के दोनों प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। एग्जामिनेशन में ऐसा कोई रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो जो डेटा दिया है उसका सही इस्तेमाल करके इक्वेशन लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। एक्सेप्शनल केस में कहीं क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज थियोरेटिकल क्वेश्चंस होने के चांसेस ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।